हेलो बच्चों, हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारे एग्जाम के लिए सिर्फ अपने पास 15 दिन बाकी हैं और वीडियो को अंत तक देखिए। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर हमारा ये पढ़ाया हुआ टॉपिक एग्जाम में नहीं आया तो आप गोली मार देना, या ये नहीं बताएंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक एग्जाम में नहीं आया तो जिंदा जला देना। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करनी है और हम आपको इस वीडियो में इस टॉपिक को ऐसे क्लियर करके बताएंगे जिससे आप लोग पूरा स्पष्ट एग्जाम में ऐसे उसको लिख कर आएंगे जिससे कि आप मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे पास ये जो टॉपिक ट्रांसफार्मर का है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वाइवा में, थ्योरी में, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें इसका हम चार्ट बना सकते हैं और एग्जामिनर को इसको एग्जामिनर के सामने ऐसे प्रेजेंट करेंगे जैसे कि हम मतलब इसके बारे में पूरी थ्योरी आपको बता दी जाएगी। ठीक, आप एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे आपको इसको डिफाइन करना है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और देखिए कितना मजा आता है इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने में। टॉपिक क्या है कि ट्रांसफार्मर। जैसे ये ट्रांसफार्मर है तो इस ट्रांसफार्मर को हमने देखा कि सबसे पहले ट्रांसफार्मर का यहां पर हम लिखते हैं कि ट्रांसफार्मर का हमारे पास वर्क क्या होता है। ट्रांसफार्मर का जो वर्क होता है उस वर्क को हम समझते हैं कि ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल क्या होता है। ट्रांसफार्मर सबसे पहली बात अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। ट्रांसफार्मर हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन मतलब कि अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करने वाला एक युक्ति है। हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज है जिसमें दो कॉइल्स बनी हुई हैं, ठीक, तो हम हमेशा म्यूचुअल मतलब अन्योन्य प्रेरण की घटना उसमें घटेगी। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक पर कार्य करने वाला, उसी सिद्धांत पर यह कार्य करने वाला एक युक्ति है। उसके बाद जो हम वर्क सिद्धांत हो गया हमारे पास, फिर हम वर्क देखते हैं कि वर्क आखिर क्या होता है। देखिए वर्क इसका क्या होगा, हम यहां पर इसके वर्क को आपको डिफाइन करते हैं। जैसे वर्क है तो वर्क में आप वोल्टेज लिख लीजिए और करंट लिख लीजिए, यहां भी वोल्टेज लिख लीजिए और करंट लिख लीजिए। आपको इसका वर्क लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आखिर ये ट्रांसफार्मर कार्य कैसे करता है। देखिए अगर वो हाई वोल्टेज की लो करंट है, अगर आपके पास हाई वोल्टेज की लो अल्टरनेटिंग करंट है, और ये पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा अल्टरनेटिंग मतलब प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डीसी के लिए भूल से भी आप नहीं लिख कर आओगे, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो एसी प्रत्यावर्ती धारा के लिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए ही काम करता है। ठीक, तो जैसे हमारे पास हाई वोल्टेज की लो करंट है तो ये इसे हाई करंट की लो वोल्टेज में बदलने का कार्य करेगा। देखिए जैसे हमने एरो बना रखे हैं, इससे आप समझिए, एक वी और आई बनाइए, इसमें अगर वी को अप करेंगे तो आई को डाउन, वी को डाउन करें फिर आई को अप। हाई वोल्टेज की लो करंट को, लो वोल्टेज की हाई करंट, मतलब उच्च विभव की निम्न प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की उच्च प्रत्यावर्ती धारा में बदलने का काम ये ट्रांसफार्मर करता है। इसी तरह से हम लोग ऐसे अगर हम वोल्टेज को डाउन और करंट को अप लिखें तो इसका जस्ट रिवर्स नीचे लिख लें, ऐसे कर लें, इसको अप और करंट को डाउन। देखिए लो वोल्टेज की हाई करंट को हाई वोल्टेज की लो करंट में, मतलब निम्न विभव की उच्च प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की निम्न प्रत्यावर्ती धारा में बदलने का काम ये ट्रांसफार्मर करता है। इस तरह से हम लोग अपने इस ट्रांसफार्मर के कार्य को आराम से लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारा कार्य, सिद्धांत हो गया, कार्य हो गया कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है और इसका ये कार्य हो गया। अब रचना में देखते हैं कि इसकी रचना क्या होती है। रचना जो है वो रचना ये है कि इस पर लोहे के क्रोड्स होते हैं और वो लोहे की कई क्रोड एक के ऊपर एक रख के और उनको लेमिनेट मतलब पटलित करके एक के ऊपर एक रखकर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वो दोनों क्रोड्स आपस में, वो जितनी भी क्रोड्स हैं वो आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती। तो कई सारी लोहे की क्रोड एक दूसरे के ऊपर, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, इसी तरह आपको लिखना है कि कई लोहे की क्रोड एक दूसरे के ऊपर एक रखकर हम ट्रांसफार्मर की रचना करते हैं। और ये क्रोड्स जो होती हैं वो लैमिनेट मतलब पटलित होती हैं। इसमें तांबे के मोटे तार का एक कुंडली होती है जिसमें फेरे कम होते हैं, उसे हम लोग प्राथमिक कुंडली मतलब प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और दूसरे में पतले तांबे के तार के अधिक फेरे होते हैं जिसे हम सेकेंडरी कॉइल मतलब द्वितीय कुंडली कहते हैं। ये तो ट्रांसफार्मर की रचना हो गई।
अब देखते हैं ट्रांसफार्मर की जब रचना हो गई तो ट्रांसफार्मर के प्रकार देख लेते हैं। वर्क हो गया, रचना, और फिर इसके बाद हमारे पास प्रकार। ट्रांसफार्मर आर टू टाइप्स। ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब उच्चाई ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर पहचानने की और लिखने की सबसे बढ़िया ट्रिक ये है, ट्रिक ही क्या कह सकते हैं, उसी को छोटे तरीके से बता देना ही ट्रिक होती है। ट्रिक इज नथिंग। देखिए जैसे स्टेप अप, देखो रोटेशन कम है और रोटेशन उससे मतलब फेरे कम से क्या हो गए, देखिए ज्यादा फेरे हो गए ना, तो हम कह सकते हैं कम से ज्यादा हो गए मतलब इसके फेरे उठ गए। उच्चाई ट्रांसफार्मर स्टेप अप हो गया, फेरे कम से ज्यादा हो गए। तो जिसमें प्राथमिक कुंडली में फेरे कम और सेकेंडरी कुंडली में, द्वितीय कुंडली में फेरे ज्यादा हो, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। और ये हमेशा लो वोल्टेज की हाई करंट को हाई वोल्टेज की लो करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। निम्न विभव की उच्च प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की निम्न प्रत्यावर्ती धारा में बदलेगा। इसी तरह दूसरा ट्रांसफार्मर होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। उसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका वर्क इससे जस्ट अपोजिट होता है। यह हाई वोल्टेज की लो करंट को लो वोल्टेज की हाई करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब ये ट्रांसफार्मर में कुछ फॉर्मूले हैं, ट्रांसफार्मर का वो क्या फॉर्मूला है ये देखते हैं। इसकी वर्किंग कार्य क्या होता है कि अगर जब हम यहां से एसी करंट यहां पर इन कराते हैं तो क्या होता है कि जब एसी करंट का ग्राफ हमें पता है कुछ ऐसे होता है। यहां पे एसी करंट हमेशा फ्लेक्सिबल होती है, मतलब कि परिवर्तनशील होती है एसी करंट। तो जैसे हम इसका वर्किंग लिखें तो हम ये जानते हैं कि जब प्राइमरी कॉइल में प्रत्यावर्ती धारा भेजेंगे तो इसमें एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड हमेशा चेंज होता रहेगा, उससे इसमें पैदा होगी एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब विद्युत वाहक बल, जिसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस का एनपी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने से इसके सामने रखी सेकेंडरी कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स में ऑलरेडी चेंजमेंट होगा, परिवर्तन होगा, जिससे इसमें एक नया विद्युत वाहक बल पैदा होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम लिखेंगे ES इज इक्वल टू माइनस का NS डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब ये प्राइमरी कॉइल का है और सेकेंडरी कॉइल का। अगर हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी कट जाएगा, EP अपॉन ES इज इक्वल टू NP अपॉन NS। ये फॉर्मूला हमको मिलेगा। ठीक, अगर हम इसी फॉर्मूले को वोल्टेज के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसी के आगे बढ़ा देते हैं VP अपॉन VS। और अगर हम इसी को करंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो करंट इसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे EP अपॉन ES, NP अपॉन NS, VP अपॉन VS है तो हम इसे IS अपॉन IP लिखेंगे। ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक, और इसी तरह हम ट्रांसफार्मर की दक्षता इफिशियंसी देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी है वो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी यहां पर देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होगी। देखिए ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा इज इक्वल टू होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, मतलब कि आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। मतलब कहने का है कि अगर हम VS इंटू IS अपॉन VP इंटू IP, ये ईटा बराबर हम इफिशियंसी ट्रांसफार्मर की लिख सकते हैं, मतलब आउटपुट पावर और अपॉन इनपुट पावर। और ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि ट्रांसफार्मर कभी भी आइडियल नहीं होता, आदर्श नहीं होता, क्योंकि किसी भी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 100% नहीं होती है, वो हमेशा 100% से कम ही होती है। तो ये हो गई ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी। और हमेशा इसमें कुछ ध्यान रखेंगे कि ट्रांसफार्मर में सावधानी ये रखेंगे कि इसमें भंवर धारा मतलब इडी करंट्स ना पैदा हो पाए।